हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई श्योर शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 10th ऑफ फरवरी। 10 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे इन डिटेल। लेकिन आज का बड़ा मुद्दा है बिग एम्बैरेसमेंट फॉर राजस्थान सीएम। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई है, एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट उनको फेस करना पड़ा। क्यों? इस तस्वीर के कारण। बेसिकली ये तस्वीर एक बड़ा प्राउड मोमेंट था राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इस दिन आज ही सुबह सुबह बजट पेश होना था, ठीक है, राजस्थान स्टेट का। और इस बजट को पेश करने वाले थे राजस्थान के सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी। फाइनेंस मिनिस्टर वैसे तो इसको पेश करते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी के पास ही फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी है। तो ये पेश करने वाले थे बजट, और सुबह सुबह इस तरह का माहौल था, बड़ा ही प्राउड मोमेंट था, बड़ा अच्छा सा मोमेंट चल रहा था। तो ये तस्वीरें बाहर आई, लेकिन देखते ही देखते ये तस्वीर बन गई एक बहुत बड़ा मजाक, एक बहुत बड़ा मीम क्रिएट हो गया इससे। क्यों? क्योंकि राजस्थान के सीएम जब बजट प्रेजेंट करने लगे तो उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने ओल्ड बजट प्रेजेंट कर दिया। और कब तक पता नहीं चला, 8 मिनट तक वो बजट स्पीच पढ़ते रहे पुराने साल की, और उनको पता ही नहीं चला। ठीक है, जब उनको उनकी पार्टी वालों ने रोका तब उनको पता चला। तो देखो, दिस इज अ मेजर गवर्नेंस ब्लंडर। वैसे तो इस बात का बड़ा मजाक उड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आप बजट नहीं संभाल पा रहे तो आप स्टेट कैसे संभालोगे एंड सो ऑन, बट वो पॉलिटिकल मुद्दा है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि गवर्नेंस किस दिशा में जा रहा है। भाई बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के और सारे मुद्दे भी हैं, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है, लेकिन बात करेंगे उसकी भी। आज 106 दिन बच गए हैं, ठीक है, ये कल का था, चेंज नहीं किया मैंने। यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ 106 दिन बचे हैं आपके प्रेपरेशन में। अच्छा, हम एक वेबिनार लेकर आने वाले हैं। वेबिनार में हम आगे की स्ट्रेटेजी डिस्कवर करने वाले हैं कि कैसे आपको आगे के लिए अपनी प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी चाहिए, एकदम श्योर शॉर्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो इस वेबिनार को आप ज्वाइन जरूर करना, मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे दे दूंगी। ओके, तो नो वरीज अबाउट दैट। तो चलिए आज का जो सेशन है शुरू करते हैं। पहला आज का जो आर्टिकल है दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्री हरिकोटा टुडे। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, बेसिकली आप लोगों ने PSLV सुना होगा, GSLV सुना होगा, ये नया आया है SSLV। ये SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी देखो, बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को पहुंचाने के लिए ऑर्बिट्स में PSLV और GSLV लगता है, लेकिन वो छोटी मोटी सैटेलाइट को अगर PSLV और GSLV से भेजते हो तो कॉस्ट बड़ा ज्यादा आता है और इफेक्टिव नहीं रहता, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता सोल्यूशन। तो SSLV लाया गया क्योंकि कॉस्ट कम आएगा, बर्डन कम होगा PSLV और GSLV पे, और अच्छे से काम हो जाएगा। तो SSLV इसके पहले एक बार और हमने स्टार्ट किया था, SSLV पहले लॉन्च किया था, ट्राई किया था, लेकिन वो SSLV की जो फ्लाइट थी ना वो फेल हो गई थी। ये सेकेंड फ्लाइट हम इसको भेज रहे हैं, SSLV D2 इसका नाम रहेगा, श्री हरिकोटा से जाएगी, और इसमें 3 सैटेलाइट्स होंगी। एक तो होगी इसरो की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 7, ओके, यूएस बेस्ड एक Janus 1 सैटेलाइट होगी, और एक होगी आजादी सैट 2। ओके, तो याद रखना। अच्छा, जो SSLV पहली वाली गई थी ना, जो मेडन फ्लाइट इसने करी थी, मेडन फ्लाइट यानी कि पहली फ्लाइट जो SSLV की हुई थी, वो हुई थी 2 सैटेलाइट्स के साथ, मेजरली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 2 था, और आजादी सैट 1 थी वो, ठीक है। ये दोनों सैटेलाइट्स को बेसिकली भेजने के लिए SSLV पहली बार यूज की गई थी, लेकिन ये प्रॉपरली इसको फिट करवा नहीं पाई थी ऑर्बिट में, तो ये फेल हो गया था ये वाला प्रोग्राम। तो अभी हम सेकेंड प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, SSLV D2 वाला, ओके, और इसमें 3 सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड मुद्दा है। तो देखो भाई, ऐसा है, इसरो जो है वो SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की फ्लाइट को यहाँ पे सोच रहा है लॉन्च करने का, फ्राइडे को, यानी कि आज के दिन पे ये होगा। और ये व्हीकल जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 7, यूएस की Janus 1 और आजादी सैट 2, ये 3 सैटेलाइट्स लेकर जाने वाला है। अर्थ ऑब्जर्वेशन 7 जो है, EOS 7 जो है, ये एक 156 kg की सैटेलाइट है। बेसिकली इसको इसरो भेज रहा है, ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डेवलप कर पाए, ऐसे डेवलप कर पाए जो माइक्रो सैटेलाइट्स वगैरह में कंपैटिबल हों। और बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो अर्थ को ऑब्जर्व कर पाए, इस तरह से ये सैटेलाइट काम करने वाली है। तो ये सैटेलाइट अकोमोडेटिंग नई टेक्नोलॉजीज इस SSLV में लगाई गई हैं। ओके, इसके अलावा Janus 1 भी भेजी जा रही है, जो कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा। और आजादी सैट 2 जो है, ये छोटे बच्चों ने बनाई हुई एक सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसको भी भेजा जा रहा है। SSLV जो है 500 kg तक का पेलोड लेकर जा सकता है, ठीक है, और ये 500 किलोमीटर तक के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकता है। ओके, लो कॉस्ट
सॉल्यूशन है सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में फिट करने का। अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है और इसमें 3 स्टेजेस हैं। तीनों स्टेजेस जो हैं वो सॉलिड स्टेजेस हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेजेस हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये बेसिकली एक रॉकेट है जिसमें ऑर्बिट, जो बेसिकली सैटेलाइट्स हैं उनको ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम ये रॉकेट करता है। 500 केजी इसका पेलोड हो सकता है। ओके, और अगर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचाना है तो 300 केजी। ऑलराइट, इसमें 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस लॉन्च व्हीकल है। तीनों की तीनों स्टेजेस जो हैं सॉलिड स्टेजेस हैं। इसमें एक लिक्विड प्रोपल्जन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी लगा हुआ है। जो एसएसएलवी है स्मॉलेस्ट व्हीकल है, ओके, इसरो की, और इसको 72 आवर्स लगते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। आप देखोगे बाकी लॉन्च व्हीकल्स को 70 डेज लगते हैं बनने के लिए, इसको 72 डेज में बनाया जा सकता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ 6 लोगों की जरूरत लगती है, कोई 60-70 लोगों की टीम आपको नहीं चाहिए। इसके फीचर्स क्या हैं? पहली चीज तो काफी फ्लेक्सिबल है। दूसरी चीज लॉन्च ऑन डिमांड फीजिबिलिटी है इसमें। इसके अलावा मिनिमम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, कम कॉस्ट में सारा काम हो जाता है। ओके, और बर्डन भी कम आता है पीएसएलवी जीएसएलवी के ऊपर। तो पीएसएलवी जीएसएलवी भी समझ लो, पीएसएलवी ये है, जीएसएलवी ये है। पीएसएलवी जो है इसकी हाइट डायमीटर ये सब आपसे पूछी नहीं जाती, वैसे हाइट और डायमीटर आपसे पूछे जाते हैं नंबर ऑफ स्टेजेस। जैसे हमने देखा एसएसएलवी में 3 स्टेजेस हैं और तीनों की तीनों सॉलिड स्टेजेस हैं, लेकिन पीएसएलवी में 4 स्टेजेस हैं। और ये चारों स्टेजेस कैसी हैं? चारों स्टेजेस में फर्स्ट और थर्ड स्टेज जो है ये सॉलिड है और सेकंड और फोर्थ स्टेज लिक्विड है। यानी कि पीएसएलवी की अगर मैं बात करूं तो 4 स्टेजेस हैं, कैसी? सॉलिड लिक्विड इस तरह की। जीएसएलवी में बात करूं तो जीएसएलवी में 3 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी है? पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है क्रायोजेनिक, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन वाली। तो जीएसएलवी इज अ 3 स्टेज व्हीकल जिसमें पहली स्टेज सॉलिड है, सेकंड स्टेज लिक्विड है और तीसरी स्टेज क्रायोजेनिक है। ओके, पीएसएलवी जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को 1750 केजी तक का पेलोड उठा सकता है, बेसिकली सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स तक में 600 से 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे ये पहुंचा सकता है सैटेलाइट्स को। जीएसएलवी सबसे हैवी रॉकेट है और सबसे हैवी सैटेलाइट्स लेकर जाता है, ठीक है, और ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं, यानी कि 36,000 किलोमीटर की जो हाइट है वहां पे ये सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। तो बेसिकली जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए आपको पीएसएलवी की जरूरत रहती है। और जो सैटेलाइट्स आपको लगता है जो बड़े ऑर्बिट्स में आपको चाहिए, जो परमानेंटली फिक्स्ड चाहिए सेम पोजीशन में, उसके लिए आप जीएसएलवी यूज करते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट ब्रूज। तो ब्रूज कौन है? ब्रू एक ट्राइबल कम्युनिटी है, एक रिफ्यूजी कम्युनिटी है जो रूटेडनेस अब फील करना स्टार्ट कर रही है क्योंकि उनको वोटिंग पावर्स दिए जा रहे हैं। तो लगभग 14,000 ट्राइब्स हैं, 14,000 ट्राइबल पीपल हैं जो मिजोरम से डिस्प्लेस हुए थे और त्रिपुरा में अब आके रिहेबिलिटेट हुए हैं और अब इनको कुछ कुछ राइट्स मिल रहे हैं। वैसे तो देखो इस आर्टिकल में आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगी, ठीक है, और केस स्टडीज हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है हम इस पूरे मुद्दे को जाने कि व्हाट इज दिस ब्रू इशू, ठीक है, ब्रू ट्राइब है क्या, ब्रू रिफ्यूजी है क्या। तो देखो ये ब्रू ट्राइब या ब्रू रिफ्यूजी जो है इनको रियांग भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रू या रियांग एक ही है। ये 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं त्रिपुरा स्टेट के। ब्रू जो है ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस ट्राइब है त्रिपुरा की आफ्टर त्रिपुरीज। तो त्रिपुरा जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसमें त्रिपुरी सबसे नंबर 1 पे आता है पॉपुलेशन में और उसके बाद आते हैं ब्रूज। तो करेक्ट नॉमेनक्लेचर आप देखोगे तो ब्रू ही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इनको रियांग भी कहती है, ठीक है, ब्रू कम्युनिटी को। और ये जो ब्रूज हैं ऑल ओवर त्रिपुरा आपको मिलेंगे। इनको या हमको इनकी पॉपुलेशन मिजोरम में, असम में, मणिपुर में और बांग्लादेश में भी मिलती है। ओके, कल्चर की बात करें तो देखो यहाँ पे एक मैरिज सिस्टम जो है, त्रिपुरा का जो मैरिज सिस्टम है वो सेम है त्रिपुरी ट्राइब और ब्रूज का। कोई डाउरी सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और डांस बहुत मेजर पार्ट है इनके कल्चर का। होजागिरी फोक डांस है रियांग ट्राइब का, होजागिरी फोक डांस, ये याद रखना प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, होजागिरी फोक डांस इज रिलेटेड टू विच ट्राइब। तो रियांग या ब्रूज से रिलेटेड है होजागिरी फोक डांस। ओके, इनका एक फोक फेस्टिवल है जिसका नाम है ब्यूसू। ब्यूसू, ओके, नॉट बीहू। बिहू जो है आसाम में मनाया जाता है, ये ब्यूसू जो है ये ब्रूज का या रियांग्स का फेस्टिवल है। ओके, मेजोरिटी जो रियांग ट्राइब है वो वैष्णव स्कूल ऑफ हिंदुइज्म से बिलोंग करती है और क्लेम करते हैं कि ये क्षत्रिय स्टेटस के हैं। ओके, और पॉलीथीस्ट होते हैं, कई सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस में, देवी देवताओं में मानते हैं ये। ओके, और इनका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को रियांग डायलेक्ट कहते हैं। ये बेसिकली कॉक बोरोक लैंग्वेज बोलते हैं इसको। कॉक बोरोक लैंग्वेज जो है तिब्बतो बर्मीज ओरिजिन का है जिसको काउ ब्रू भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ मेजर फैक्ट्स याद रखना, ब्रूज जो है ये मेजरली
मेजरली आप देखोगे त्रिपुरा मिजोरम वाले रीजन में आपको मिलेंगे। रेफ्यूजी स्टेटस अभी तक चल रहा था, लेकिन त्रिपुरा में ये पीवीटीजी में भी आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में भी आते हैं। इनका जो कल्चर है वो इस तरह का है कि यहाँ पे कोई डाउरी सिस्टम नहीं है। इसके अलावा होजागरी डांस इनका ही है, ब्यूसू फेस्टिवल इन्हीं का है। इसके अलावा ये बोलते हैं कि ये वैष्णव सेक्ट को फॉलो करते हैं हिंदुइज्म में, और काउ ब्रू इनकी लैंग्वेज का नाम है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ, जो कि है एनवायरमेंट से रिलेटेड। एक बुलेट ट्रेन प्लान की गई थी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ठीक है, अहमदाबाद से मुंबई के बीच एक बुलेट ट्रेन प्लान की गई, और इसकी प्लानिंग में एक थोड़ा सा एरिया जो है वो मैंग्रोव से निकल रहा था। तो मैंग्रोव का लगभग 11-12 कुछ 7 किलोमीटर का जो एरिया था, वो 7 किलोमीटर का जो मैंग्रोव का एरिया था वो हटाना पड़ता। लगभग 12 हेक्टर्स का जो जमीन है मैंग्रोव्स की वो हटानी पड़ती इस बुलेट ट्रेन को बिछाने के लिए। तो सरकार ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, मैंग्रोव्स को हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है मैंग्रोव्स कितने जरूरी है। अभी मैंग्रोव्स के बारे में बात भी करूंगी। मैंग्रोव्स इतने जरूरी हैं क्योंकि मैंग्रोव्स ही हैं जो कोस्टल एरियाज को इरोजन से बचाते हैं, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं ये मैंग्रोव्स। ओके, बेसिकली एक तरह का फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है जहाँ पे ऐसे श्रब्स, ऐसी ट्रीज होती हैं जो कि कोस्टल इकोसिस्टम में सरवाइव कर सके, सलाइन एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके, लो ऑक्सीजन में सरवाइव कर सकें। इस तरह की ट्रीज होती है, बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग जड़ें होती है। कुछ भी सुनामी आता है, साइक्लोन आता है, तो ये बेसिकली एक शील्ड का काम करती है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, तो अभी हमारा जो बजट आया, बजट में एक प्रोग्राम भी लाया गया है, मिष्टी प्रोग्राम। ये मिष्टी प्रोग्राम इन मैंग्रोव्स को कंजर्व प्रमोट करने के लिए ही है। ओके, तो एक तरफ हम अगर बजट में ऐसी चीजें ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम मैंग्रोव्स को हटा नहीं सकते एक बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। तो बेसिकली ये जो अहमदाबाद से मुंबई वाली बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है, पहले इसमें जो 100 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा था टनल वगैरह बनाने में, अब वही खर्चा जो है ये आ रहा है 10,000 करोड़ रुपए का। और ये 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंग्रोव डिस्ट्रॉय हम नहीं करना चाहते, इसकी जगह हम अंडरग्राउंड टनल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ओके, 21 किलोमीटर्स का स्ट्रेच होगा यहाँ पे बांद्रा से कार्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन तक में, और यहाँ पे बीच में मैंग्रोव्स पड़ रहे हैं। ओके, तो जरा मैं इसको डिटेल में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये जो अहमदाबाद मुंबई वाला जो प्रोजेक्ट है, ये काफी फास्ट और काफी रिलायबल प्रोजेक्ट होने वाला है। मुंबई टू अहमदाबाद यानी कि 508 किलोमीटर की रेंज इसकी होगी, यहाँ पे लोकेटेड होगा। और 508 किलोमीटर आपको तय करने में लगेंगे सिर्फ लगभग 2 घंटे, 2 घंटे 7 मिनट लगेंगे इस बुलेट ट्रेन के थ्रू। और इसकी स्पीड होने वाली 320 kmph, 320 किलोमीटर पर आवर। तो शुरू होगा ये अहमदाबाद से, उससे पहले साबरमती से शुरू होगा और आएगा यहाँ मुंबई तक। मुंबई का जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है वहां तक आएगा। ओके, इसी एरिया में पड़ रहा है मैंग्रोव, और इसी मैंग्रोव के चक्कर में जो 100 करोड़ रुपए का कॉस्ट था वो 10,000 करोड़ रुपए का कॉस्ट हो रहा है, क्योंकि हम मैंग्रोव का जो 12 हेक्टर का एरिया उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। तो ये रूट होगा साबरमती से होकर अहमदाबाद, अहमदाबाद से आनंद, फिर वडोदरा, फिर भरूच, फिर सूरत, फिर बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, और फिर थाने से होकर मुंबई। ओके, तो ये गुजरात से लेकर मुंबई तक का, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक का प्लान है। ओके, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसको कहा जा रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाई स्पीड रेल लाइन है, इंडिया के इकोनॉमिक हब्स को जोड़ने वाला है, मुंबई को जोड़ेगा अहमदाबाद से। ओके, और इंडिया की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होने वाली है ये, जो कि मेजरली 508 किलोमीटर्स को कवर करेगी। कहा यह जा रहा है कि 2026 तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, स्पीड होने वाली है इसकी 350 किलोमीटर पर आवर, 320 टू 350 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। लेंथ कितनी है बता चुकी हूँ, 508 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ट्रैक एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया जा रहा है इसको। जो ट्रेन है इसके स्पेशल ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं स्लैब ट्रैक सिस्टम के थ्रू, जिसको HSR टेक्नोलॉजी भी कहा जा रहा है। और ये फुल स्पैन लॉन्चिंग मोड में होगा, लॉन्चिंग मेथड में होगा, यानी कि सबसे सोफिस्टिकेटेड जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज किया जा रहा है, फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथड का यूज किया जा रहा है, और HSR टेक्नोलॉजी या स्लैब ट्रैक टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया जा रहा है। एयरप्लेन से कनेक्ट आप कंपेयर करोगे तो एयरप्लेन जैसी ही सर्विसेज आपको इकोनॉमिक क्लास फ्लाइट के, इकोनॉमी क्लास की जो फ्लाइट आपकी होती है उसका कितना कॉस्ट होता है उतने ही फेयर पे आपको इस बुलेट ट्रेन में जाने को मिलेगा। ठीक है, फ्री लगेज लिमिट जो है वो ज़्यादा होगी एयरप्लेन्स के मुकाबले, चेक इन टाइम कम होगा, लेग स्पेस आपको ज़्यादा मिलेगी, कनेक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। तो बेटर कनेक्टिविटी होगी और ऑन बोर्ड प्लेन्स जैसा ही आपको सारा का सारा
सिस्टम मिलेगा। ओके, इसके अलावा फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो देखो जापानीज गवर्नमेंट जो है वो फंड कर रही है इस प्रोजेक्ट को। 80% से ज्यादा फंडिंग जो है हमको जापानीज गवर्नमेंट ने दी है। 0.1% का इंटरेस्ट रेट लगेगा और 50 साल दिए हैं भारत सरकार को इसको रीपे करने के लिए। ठीक है, मैंग्रोव्स की बात करें तो देखो मैंग्रोव्स के बारे में आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने मैंग्रोव्स के बारे में डिस्कस किया था जब हम मिष्टी प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे। और मिष्टी प्रोग्राम इस बार के बजट 23-24 के जो यूनियन बजट है उसमें प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। बेसिकली मिष्टी प्रोग्राम में होगा क्या, मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने और कंजर्व करने की बात हो रही। तो ये मैंग्रोव्स होते क्या है, ये मैंग्रोव्स एक तरह का इकोसिस्टम आप समझ सकते हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसमें श्रब्स और ट्रीज होती है इस तरह की जो कोस्टल एरियाज में सर्वाइव कर पाए, हायर सैलिनिटी में, लो ऑक्सीजन लेवल में, इस तरह से इसको सर्वाइव कर पाए। तो इनमें उस हिसाब से अडाप्टेशन होती है। जैसे डेजर्ट में आप देखते हो, डेजर्ट के जो फॉरेस्ट होता है उसमें कैसे अडाप्टेशन होता है, थॉर्न्स होते हैं और छोटी छोटी लीव्स होती हैं, वैक्सी लीव्स होती है, उस तरह के अडाप्टेशन यहाँ पे आपको अलग से देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारा मैंग्रोव्स है लोकेटेड। तो गुजरात में काफी सारे मैंग्रोव्स लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे महाराष्ट्र और गोवा में रत्नागिरी मैंग्रोव्स, गोवा मैंग्रोव्स है, कावेरी डेल्टा मैंग्रोव्स हैं, कृष्णा गोदावरी है, फिर महानदी है, सुंदरबन है और फिर अंडमान निकोबार है। अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये सुंदरबन वेस्ट बंगाल वाले जो है ना, सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स यहाँ पे हैं लोकेटेड। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गुजरात। ठीक है, सेकंड नंबर पे गुजरात में लोकेटेड है और थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लोकेटेड है। आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख सकते हो। महाराष्ट्र में भी लगभग 7% हमारे इंडिया के मैंग्रोव्स लोकेटेड है। तो यहाँ पे यही वाले मैंग्रोव्स हैं जो बीच में आ रहे हैं और इसी के लिए यहाँ पे ये प्लान जो है थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा सा कॉस्टली किया गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो इशू है दैट इज अबाउट यूएस एंड इंडिया। देखो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ऐसे में रशिया की इकोनॉमी धीरे धीरे ठप हो रही थी। तो रशिया ने बोला कि भाई हमारे पास ऑयल है, जो भी चाहता है ऑयल को सस्ते दामों में लेना वो हमसे ले सकता है। तो इंडिया ने बोला कि भाई हम लेंगे आपसे सस्ते दामों में ऑयल, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी ऑयल के चक्कर में ही पिटा रही है। तो हमने सोचा कि भाई सऊदी अरेबिया और इन कंट्रीज से ऑयल लेने से अच्छा है रशिया से लेते, क्योंकि कम दामों पे ऑयल मिल रहा था। लेकिन यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जर्मनी हो गया, ये बार बार अड़ंगे लगा रहे कि आप कैसे ले सकते हो रशिया से ऑयल। ठीक है, आपको नहीं लेना है रशिया से ऑयल। तो अभी यूएस ने, यूरोपियन यूनियन और बेसिकली G7 कंट्रीज जो है ना, इन सब ने मिलकर एक प्राइस कैप लगा दी। प्राइस कैप लगाई कि भाई जिसको लेना है यूरोप से ऑयल ले ले, लेकिन $60 पर बैरल से ज्यादा ना ले। अब इंडिया ने बोला भाई हमको अगर $1-2 ऊपर देनी भी पड़ी तो हमको कोई तकलीफ नहीं है और हम यहाँ पे आपकी सैंक्शन से डरेंगे नहीं। तो पहले यूएस ने बहुत चमकाने की, बहुत डराने की कोशिश करी इंडिया को। इंडिया को बोला गया कि हम तुम पर काटसा एक्ट लगा देंगे। ये काटसा एक्ट बेसिकली अमेरिका हमेशा यूज करता है जब भी इसे किसी को चमकाना होता है। इनफैक्ट पाकिस्तान, सब लोग डर गए इससे। ठीक है, काटसा एक्ट से अमेरिका ने बोला जो भी रशिया से अगर किसी भी तरह का ट्रेड रखेगा तो हम उसके ऊपर काटसा एक्ट लगा देंगे, अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा देगा, उससे हर तरह के रिश्ते नाते तोड़ देगा। लेकिन इंडिया ने बोला ऐसा थोड़ी चलेगा भाई, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम अभी भी थोड़ी ना किसी के गुलाम हैं, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, तो हम तो नहीं मानेंगे। हमारे लोगों को जरूरत है ऑयल की, सस्ते ऑयल की, तो हम क्यों ना लें। ठीक है, तो इंडिया ने अपना जो स्टेक था, स्टैंड था, बहुत क्लियरली रखा और काफी रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी अपनाई। तो अभी काफी लंबे टाइम के बाद यूएस जो है, यूएस की यहाँ पे जो आप देखते हो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि भाई यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का सैंक्शन नहीं लगाएगा अगर रशिया से ऑयल परचेज भी कर रहा है इंडिया तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यूएस मानता है कि इंडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, किसका, यूएस का। ओके, तो इंडिया ने अभी परचेज किया रशिया के यूराल ऑयल को। ठीक है, और ये जो ऑयल खरीदा है ये ज्यादा पैसों में नहीं खरीदा है, जो प्राइस कैप है उसके आसपास ही खरीदा है। तो यूएस ने भी बोला कि भाई जो हमने प्राइस कैप लगाया उसके आसपास ही खरीदा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इंडिया जो है, एक इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं रहा है प्राइस कैप कोएलिशन का। तो इंडिया ने हमेशा से मना किया कि हम नहीं आएंगे आपके इस प्राइस कैप कोएलिशन में, और उसके बावजूद इंडिया जो है कम दामों पे ही ले रहा है ऑयल को। तो इंडिया के अगेंस्ट कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा यूएस, ये इन्होंने बेसिकली कहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंडिया और यूएस जो है इनकी पॉलिसीज हर तरह से सेम रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर रशिया की बात करें तो इसमें हमारी पॉलिसीज अलग अलग है रशिया यूक्रेन को लेकर। लेकिन दोनों कंट्रीज ने एक कमिटमेंट तो दिखाई है कि भाई हम इंटरनेशनली रूल
इंटरनेशनल बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करते हैं, हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बहुत सारे कॉल्स किए गए कि ऑयल परचेज जो है रशिया से कम किया जाए, इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे एंड सो ऑन, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने अपनी रियलिस्ट पॉलिसी पॉलिटिकल अप्रोच जो है उसको यूज किया है, रियलिस्ट पॉलिसी यहाँ पे यूज करी है, और इंडिया अभी जो है सबसे ज्यादा ऑयल रशिया से ही इंपोर्ट कर रहा है। पहले इंडिया जो है, इंडिया ने देखो अभी 1.27 मिलियन बैरल्स पर डे रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है, 30 टाइम्स इंक्रीज किया है इसको, ठीक है। पहले 40,000 हम बैरल पर डे लेते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे 1.27 बैरल्स पर डे ले रहे हैं रशिया से, ओके। रशिया पहले 17th बिगेस्ट ऑयल सप्लायर हुआ करता था इंडिया के लिए, लेकिन आज की डेट में रशिया हाईएस्ट एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया के लिए, ठीक है, ऑयल के टर्म्स में। 28% ऑयल के इम्पोर्ट्स जो है वो रशिया से आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 0.2% थे बिफोर रशिया यूक्रेन वॉर। तो पहले सिर्फ 0.2% नेचुरल गैस ऑयल वगैरह जो है वो इंडिया में आता था रशिया की साइड से मेजरली, उसके बाद बाकी सारे देशों से आता था, लेकिन अब आज के टाइम पे ये 0.2% जो है 28% हो चुका है। तो यूएस ने ये क्लियर करा है कि भाई इंडिया जो है अपना स्टैंड रशिया पे, इंडिया ने भी क्लियर किया है, और इंडिया ने हमेशा यही कहा है कि हम रशिया को समझाते आ रहे हैं, रशिया के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन इस रशिया यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट है। इंडिया ने हमेशा कहा है डायलेक्टिक से बात कर लो, डायलेक्ट से सॉल्व कर लो, या फिर डायलॉग से, या फिर आप बातचीत से, डिप्लोमेसी से इसको सॉल्व करो, आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो इंडिया को भी अपने इंटरेस्ट पता है, और इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ एक लाइन चलती है कि भाई देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट फोर्स, व्हाट इज परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। कोई हमारा पक्का दोस्त परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई हमारा परमानेंट दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, हमारे लोगों का नेशनल इंटरेस्ट, ओके। और हम उसी की तरफ जाएंगे, ऑलराइट। तो ये था आर्टिकल। अच्छा, एक और आर्टिकल है प्रीलिम्स बिट से रिलेटेड, ठीक है। एक नई टर्म आई है मार्केट में, बेसिकली न्यूज आर्टिकल्स में साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्वासी क्रिस्टल का थर्ड नेचुरल सोर्स ढूंढ निकाला है। ये क्वासी क्रिस्टल क्या है? ये क्वासी क्रिस्टल जो है क्वासी पीरियोडिक क्रिस्टल है, जैसे सॉलिड लिक्विड होते हैं ना, वैसे क्वासी पीरियोडिक क्रिस्टल है। ये बेसिकली बनाया गया है, एटॉमिकली बना है ये, जहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं ग्लासेस जैसे हो गए, और दूसरा क्रिस्टल्स जो है उनके बीच का है। तो एक आप देखते हो ना ग्लास, और दूसरा आप देखते हो कोई क्रिस्टल, उसके बीच का अरेंजमेंट जो है वो है क्वासी क्रिस्टल, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बीच का स्ट्रक्चर है क्वासी सॉलिड, क्वासी क्रिस्टल, ओके। तो ये क्वासी क्रिस्टल में एटम्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लेकिन ये पैटर्न इरेगुलर टाइम्स पे रिपीट होता है, लेकिन फिर भी प्रिडिक्टेबल रहता है। अमेरिकन इजरायली साइंटिस्ट हैं डेन शिट्समैन, ठीक है, डेन शिटमैन, इनको इन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया है क्वासी क्रिस्टल को 1982 में, ओके। ये बेसिकली देखो जो इन्होंने लैब में इसको ग्रो किया, लैब में इसको डिस्कवर किया वो अलग बात है, लेकिन इसको लैब में बना पाना इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, ओके। बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी मिस्ट्री इसके साथ छुपी हुई है। तो नेचुरल क्वासी क्रिस्टल्स ही जनरली आपको दिखते हैं, और अभी तक हमारी दुनिया में सिर्फ 3 नेचुरल क्वासी क्रिस्टल्स देखे गए हैं। पहला खित्रिका मेटियोराइट में देखा गया था, ठीक है। दूसरा पहला जब एटॉमिक बम डिटोनेट किया गया था उसमें देखा गया था, और तीसरा अभी अभी देखा गया है सैंड ड्यून्स जो है, सैंड हिल ड्यून्स जो है यूएसए में, वहां पे ये मेटेलिक फ्रेगमेंट में देखा गया है। ये तीनों जो नेचुरल सोर्सेज इसके मिले हैं हमको क्वासी क्रिस्टल्स के, उससे ये समझ में आता है कि क्वासी क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं। जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है, जब हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हैवी इलेक्ट्रिक करंट्स पड़ते हैं, तब जाके बनते हैं क्वासी क्रिस्टल्स, ओके। तो क्वासी क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ी सी और चीज देख लो। 3 तरह के सॉलिड मैटर होते हैं, ठीक है। सॉलिड में ही 3 तरह के मैटर होते हैं। एक होता है एमॉर्फस, जैसे कि ग्लास होता है ना, ठीक है। दूसरा होता है क्रिस्टलाइन, ठीक है, जैसे कि हमारे कई सारे अलॉयज होते हैं। और तीसरा होता है क्वासी क्रिस्टल। तो अमॉर्फस सॉलिड कैसा होता है? जैसे ग्लास होता है। यहाँ पे देख रहे हो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी अरेंज्ड है, तो कन्फाइंड है, फिक्स्ड अरेंजमेंट में ही होता है ग्लास। दूसरा होता है क्रिस्टल, इस तरह का क्वार्ट्ज जैसा, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? यहाँ पे जो एटम्स हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज होते हैं, और ये पैटर्न रिपीट होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ओके। क्वासी क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? इन दोनों के बीच में, ठीक है, कि कुछ होगा, एक पैटर्न बनेगा, लेकिन कितने टाइम में रिपीट होगा नहीं पता। तो क्वासी क्रिस्टल में एल्यूमिनियम अलॉयज जैसे आते हैं ना, तो इसमें एटम्स अरेंज जरूर है पैटर्न में, लेकिन ये कब रिपीट होंगे, काफी इरेगुलरिटी, कुछ समझ नहीं आता, ओके। तो इसका यूसेज कहाँ कहाँ पे हो सकता है?
देखो इसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जा रहा है, एलईडी लाइट्स में, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में यूज किया जा रहा है। इसकी हीट कंडक्टिविटी कम है, पुअर है, इसीलिए गुड कंडक्टर्स भी बनाते हैं। तो क्वासी क्रिस्टल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द यूपीएससी प्रीलिम्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। एक और आज का आर्टिकल जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, लोकेटिंग चाइना इन रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना अलग अपने हाथ सेकने में लगा हुआ है। चाइना को लग रहा है बहती गंगा में हाथ धो लो, ठीक है, क्यों? क्योंकि चाइना का यहाँ पे सब अच्छा वक्त चालू हो चुका है। बेसिकली हो क्या रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हुई, रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन कोई डी एस्केलेशन के साइन हमको दिख नहीं रहे। ऐसे में जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस कई सारे हैं, ठीक है, जिसमें एक कॉन्सिक्वेंस चाइना से भी रिलेटेड है। चाइना जो है कभी भी ऑफिशियली रशिया के अगेंस्ट नहीं बोलता। चाइना हर बार बोलता है कि हम एक न्यूट्रल कंट्री है, हम न्यूट्रल कंट्री है, हम चाइना रशिया, हम रशिया हो या यूक्रेन हो, दोनों के ही साथ में या दोनों के ही अगेंस्ट में नहीं बोल रहे, हम न्यूट्रल कंट्री है। लेकिन इनकी जो न्यूट्रलिटी है ये रशिया को असिस्ट करती हुई दिख रही है। तो चाइना का फॉर्मल स्टैंड यही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए और सभी कंट्रीज की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की हमको प्रोटेक्शन करना चाहिए, ठीक है। और चाइना बार बार यही चीज कहता आ रहा है कि हम न्यूट्रल है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे इनका एम्फेसिस जो है वो मेजरली आपको दिखता है रशिया के पास में। ओके, आप देखोगे कि चाइना का जो एटीट्यूड है कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वो प्रो रशियन न्यूट्रलिटी वाला है। रशिया और चाइना जो है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इंगेज है ऑलरेडी काफी लंबे टाइम से, और इसके बाद भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके बाद भी आप देखोगे चाइना जो है अपने रशिया के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेंथन ही करते जा रहा है। जैसे चाइना ने क्लियरली बोला कि ये रशिया यूक्रेन जो बैटल हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके पीछे नेटो और यूएस शामिल है। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि भाई जो यूएन जनरल असेंबली में कई बार रिजोल्यूशन आए, ठीक है, चाइना ये रशिया के अगेंस्ट, लेकिन चाइना ने एक भी बार उस रेजोल्यूशन को पास नहीं होने दिया, या तो एब्सटेन कर दिया या तो रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ एक बार इन्होंने ये रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड जो रेजोल्यूशन आया था उसको पास करवाया, जब रशिया ही वो रेजोल्यूशन लाया था रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। ओके, तब उसको हेल्प करी, बाकी सब केसेस में पीछे हट गया चाइना। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे चाइना का रेटोरिक जो है ना वो धीरे धीरे होता जा रहा है प्रो रशिया से, बेसिकली न्यूट्रलिटी की तरफ ये मुड़ रहे हैं कहने को तो, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलता है कि कई सारी जगह पे रशिया की साइड ही है चाइना भी। ओके, जैसे कि देखो चाइना के ऊपर ये इल्जाम लगे, कई बार ये इल्जाम लगते हैं कि चाइना ने ना रशिया की बहुत मदद करी है, ठीक है, चाइना ने रशिया की हर तरह से मदद करी है, और ये चीज चाइना अभी तक तो डिनाई ही करता आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे चाइना बार बार ये कहता है कि रशिया के साथ हमारी कोई लिमिट्स नहीं है रिलेशनशिप की, लेकिन हाई लेवल लीडरशिप जो है वो तो ये चीज कहती है, लेकिन लोअर लेवल पे अभी भी लोग खुश नहीं है कि चाइना क्यों रशिया का साथ दे रहा है, ठीक है। और G20 समिट जो हुई थी उसमें भी चाइना ने बोला कि भाई हमको जो ऑब्जेक्शन है, वहां पे भी एक रेजोल्यूशन लाया गया कि चाइना जो रशिया है वो यूक्रेन के साथ सही नहीं कर रहा। उस टाइम पे चाइना ने बोला कि हमको ये रेजोल्यूशन से ऑब्जेक्शन है, क्योंकि आप यहाँ पे वॉर वर्ड यूज कर रहे हो, रशिया यूक्रेन वॉर वर्ड यूज कर रहे हो, ये वॉर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऐसी टेक्निकलिटीज में फंसा फंसा के चाइना अपना काम निकालने की कोशिश करता है बहुत बार, सब ये चाइना ने इंडिया के साथ भी ऐसे ही किया है। ओके, तो बेसिकली चाइना का कैसे क्या इन्वॉल्वमेंट है कॉन्फ्लिक्ट में, देखो भाई इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। चाइना जो है वो यहाँ पे रशिया का जो चीप ऑयल है वो खरीदता आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा रशिया के ऑयल पे अभी जैसे हमने देखा कि जर्मनी यूएस इन सब ने अड़ंगे लाने की कोशिश करी, लेकिन चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना ने बोला पहले सऊदी अरेबिया से ज्यादा ऑयल खरीदते थे, अब रशिया से खरीदेंगे, ठीक है। और ये जो कॉल्यूजन है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हाइड्रोकार्बन मटेरियल टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट लीक हुई और इस रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि चाइना जो है वो रशिया को कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, जैसे कि नेविगेशन इक्विपमेंट हो गए, जैमिंग टेक्नोलॉजी हो गई, रडार सिस्टम हो गया। ये सब चीजें चाइना जो है रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, सो दैट रशिया को मदद मिल सके। हालांकि चाइना ने इसको पूरा नकारा है, लेकिन देखो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि जब वेस्टर्न पावर्स जो है वो यूक्रेन को लेपर्ड 2 जैसे टैंक्स भेज रही हैं, तो चाइना से एक्सपेक्ट करें आप कुछ मत करो, तो चाइना ने बोला भाई ऐसा है तो तुम भी कुछ मत करो, ठीक है। तो बेसिकली रैशनल क्या है इसके पीछे, देखो भाई रैशनल ऐसा है कि यहाँ पे जब न्यूट्रलिटी की बात करता है चाइना, ऐसे में एक डाइकोटॉमी भी देखने को मिलती है जहाँ पे चाइना अपने हिसाब से अपना गेम प्लान जो है वो चेंज कर लेता है। चाइना को पता है कि रशिया उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है, और रशिया ही है जो उसको यूएस का डोमिनेंस खत्म करने में मदद कर सकता है। तो चाइना इसीलिए रशिया का हाथ नहीं छोड़ना चाहता। और दूसरी बात ये भी है कि चाइना जो है इवेंचुअली चाहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है यूएस है और रशिया जो आपस में दूरियां इनके बीच में बढ़े, ओके, और पीस
डेडलॉक्स ना हो पाए, सो दैट ये वेस्ट से जो चाहे वो करवा सके। ओके, तो आइडियल बार्गेन जो है यहाँ पे ट्रेड टेक्नोलॉजी वगैरह को देखते हुए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट ये है चाइना के लिए कि यहाँ पे कोविड से अभी लड़ रहा है चाइना, इकोनॉमिक रिकवरी की साइड पे है, इकोनॉमिक रिकवरी की दिशा में है। ऐसे में रशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए, क्योंकि यूएस और जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने चाइना का आना जाना बंद कर रखा है अपने देशों में। ओके, और चाइना यहाँ पे ये भी चीज सोच के चल रहा है कि हमें यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन से भी सीधे पंगे नहीं लेने हैं, इसीलिए चाइना अभी दब दब के रशिया का साथ दे रहा है, खुलेआम नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। चाइना बेसिकली आप देखोगे यूक्रेन का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और यूक्रेन से इनको काफी सारी चीजें सप्लाई होती हैं, इंपोर्टर है बेसिकली चाइना यूक्रेन के काफी सारी चीजों का, डिफेंस इक्विपमेंट्स का, कॉर्न का और बहुत सारी चीजों का। ओके, तो चाइना के इकोनॉमिक टाइज यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अच्छे हैं, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में भी यहाँ पे बातचीत होती आई है। लेकिन आप देखोगे कि ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज ये है कि यहाँ पे यूक्रेन को एक साइड पे और दूसरी साइड पे ईयू को और तीसरी साइड पे रशिया को, इन तीनों को बैलेंस करना है चाइना को। अच्छा, इस वॉर से चाइना का एक और फायदा है। चाइना कब से बार बार कह रहा है कि ताइवान हमारा है, ताइवान हमारा है, ताइवान बार बार प्रोटेस्ट करता रहता है। तो ताइवान के ऊपर कभी अगर चाइना इन्वेट करने का सोचता है, तो चाइना को सारे सारे के सारे लेसन ये रशिया यूक्रेन वॉर से मिल रहे हैं कि मेरा साथ कौन देगा, कौन से इक्विपमेंट्स चलेंगे, कौन से इक्विपमेंट्स नहीं चलेंगे। ये सारी जानकारी चाइना को इस वॉर से ऑलरेडी मिल रही है। तो चाइना जो है अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स भी तैयार कर सकता है, अपनी कैपेबिलिटीज भी तैयार कर सकता है इस हॉस्टाइल पीरियड को देखकर, कि भाई कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको देखकर ये अपनी कमजोरियों पे काम कर सकता है चाइना। तो ये था पूरा आर्टिकल अबाउट चाइना लोकेशन इन रशिया यूक्रेन वॉर। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ये 2018 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पीएसएलवी और जीएसएलवी का डिफरेंस हमने देखा। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से देना है। इसका सही आंसर मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। टिल देन दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।